हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मैं नेक्स्ट परचेज करने वाला हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ऑलमोस्ट एक मोनोपली है। जिन सेक्टर्स को केटर करता है उनकी डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। तो मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने वाला हूं। एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के डिस्कशन, स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोरोसिल रिन्यूएबल, दीपक नाइट्राइट, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट शेयर्स में से हैं। मार्केट्स की बातें करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड काफ़ी लोग वो बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, जिससे वो इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर देते हैं। एंड इसी बात पे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली अपडेट्स डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो एफ आई आईज अगेन नेट बायर्स थे ऑलमोस्ट 400 करोड़ के। तो अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल लास्ट फ्यू डेज से देखा जा रहा है कि एफ आई आईज नेट बायर्स बन रहे हैं, तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। डी आई आईज अगेन आज नेट सेलर्स थे 1060 करोड़। तो ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इनफैक्ट आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कुछ स्टॉक्स जो बहुत अच्छा कर रहे थे कुछ दिनों से, वो भी अभी या तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चले गए, या उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि कभी भी मार्केट्स एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत जिगजैग मूवमेंट टोटली एक्सपेक्टेड है, बट एज ऑफ नाउ मार्केट अच्छा प्लेस्ड है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.89 का था। निफ्टी 50.25% डाउन हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप आज सुबह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट एंड होते होते उनमें भी सेलिंग आ गई। मिड कैप 0.74% डाउन रहा। स्मॉल कैप 100.56% डाउन था। विक्स अराउंड 16 है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपने देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक चार्ट में, निफ्टी जो है अराउंड 18,200 18,300 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो लेट्स सी कब इसको क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा इसके ऊपर। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता स्पेशली 18,300 को, तब तक थोड़ा सा मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज रह सकता है मार्केट। एंड जैसा आपने देख सकते हैं आज ऑलमोस्ट 18,300 के आसपास मार्केट खुला था, बट उसके बाद लगातार मार्केट में गिरावट आई। 3 बजे के आसपास ऑलमोस्ट लो टच कर गया था, वापस थोड़ी सी रिकवरी आई, बट अगेन वापस सेलिंग आ गई। स्पेशली यूएस में भी कुछ जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले थे, इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो काफ़ी जो ग्लोबल सिनारियो है वो काफ़ी अनसर्टेन अभी भी है, जिसकी वजह से मार्केट्स अभी भी उतना हाई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी उतना ज़्यादा रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। निफ्टी 50 ओवरऑल देखा जाए तो अपने जो इसका लाइफ टाइम हाई है 18,600 के आसपास, उसी के आसपास पहुंच गया है। बट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर है। डॉलर इंडेक्स अगर देखते हैं 110 के आसपास है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हल्का फुल्का पॉजिटिव हो जाता है अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरता है। तो यूएस मार्केट अभी नेगेटिव में चल रहे हैं, बट काफ़ी वोलाटाइल हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट्स सी कहाँ एंड होते हैं। एंड उसके बाद अगर SGX निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, या 0.24% ऊपर चल रहा है। एंड अब आते हैं रिजल्ट्स की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के। बट उससे पहले कि मेरा जो लास्ट बुल रन में पोर्टफोलियो था, इनफैक्ट लास्ट बुल रन तो क्या बोले लास्ट ईयर ही जो पोर्टफोलियो था, जब मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसको मैंने काफ़ी रिजिक किया है। कुछ स्टॉक्स घटाए हैं जिनमें वैल्यूएशन हद से ज़्यादा हो गई थी। और ऑब्वियसली पहले लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन थी, अभी जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है काफ़ी चेंजेस आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी सिनारियो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल में कोविड की वजह से दुनिया काफ़ी चेंज हुई है, जिसमें फॉर एग्जांपल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पैसे पंप किए गए, जिसके कारण अपने को अच्छी खासी रैली देखने को मिली, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी। उसके बाद कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। दुनिया भी चाइना +1 पे कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि चाइना के ऊपर रिलाई करना मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है, जिससे इंडिया जैसी कंट्रीज़ को फ़ायदा मिल रहा है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गए हैं, आपको रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो रिजिक करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और मैंने भी वही किया है, कुछ स्टॉक्स घटा दिए हैं, कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं। एंड ये सब चलता रहता है, क्योंकि अपने जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो था कि भैया एक स्टॉक को ले लिया एंड उसको 10-20 साल के लिए छोड़ दिया, अभी वो सिनारियो नहीं है। अपने को रेगुलरली थोड़ा सा ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिनारियो जो है बहुत जल्दी चेंज हो रहा है आज के दिनों में। तो जो करंट कंडीशंस हैं उसको एवेल्युएट करते हुए चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एंड सबसे पहले दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स देखते हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे।
एंड जैसे अपने देखते हैं जो रेवेन्यूज़ हैं वो ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीज़ देखने को मिला है ऑलमोस्ट 1680 करोड़ से 1960 करोड़, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड ईपीएस या नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट प्रॉफिट 234 करोड़ या 235 करोड़ से ऑलमोस्ट 174 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर 250 करोड़ से 174 करोड़ से हो गया है। ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.2 से 12.8 हो गया है। ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो 18.65 से ईपीएस 12.79 हो गया है। तो अगेन जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज्ड रहे हैं लास्ट क्वार्टर भी, जिसकी वजह से मार्जिन्स के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। एंड तो इस वजह से दीपक नाइट्रेट में वापस थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो लेट्स सी, बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, बट डिस्क्लोज़र मैं होल्ड नहीं करता हूँ, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। एंड ये एक वीडियो में मैंने बताया भी था, तो ऑब्वियसली कोई ये ना बोले कि मैं जो सेल करता हूँ वो मैं बताता नहीं हूँ। अगेन दूसरा स्टॉक प्रिंस पाइप्स, इसमें भी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। अगर रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ देखने को मिला है ऑलमोस्ट 5% का, बट ईयर ऑन ईयर देखें सेल्स में तो 761 करोड़ से 636 करोड़ हो गई है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स रेवेन्यूज़ के हिसाब से नेगेटिव हैं। एंड सबसे ज़्यादा सेटबैक देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16 करोड़ से -24 करोड़ हो गया, यानी कंपनी ने नेट लॉस किया है। एंड ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, 76 करोड़ से -24 करोड़। तो जो एक्सपेंसेस हैं, स्पेशली कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है प्रिंस पाइप्स के लिए। तो ये ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक रैली में पार्ट नहीं ले पाया था, एंड आई थिंक इस स्टॉक में भी अच्छी खासी बीटिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल, जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैंने ऑलमोस्ट इसमें 100% प्रॉफिट बुक कर लिया था, स्पेशली तब जब मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि भाई जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है गवर्नमेंट जो चाइना से ग्लासेस इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर कंटिन्यू नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना के लो कॉस्ट प्रोड्यूसर से कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विदाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो अगर सेल्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रही है, बट सितंबर अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 161 करोड़ से 169 करोड़, हार्डली 5% का इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ से 24 करोड़ हो गया है। तो अगेन नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। तो लेट्स सी क्या मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या रिएक्शन आता है, वो कई बार काफ़ी अनसर्टेन हो जाता है। बट रिजल्ट्स ऑनेस्टली नेगेटिव साइड पे रहे हैं, एंड क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, तो आई थिंक काफ़ी बूटिंग ले सकता है ये स्टॉक भी। उसके बाद मैं जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे, कल मैंने रील बनाई थी इसके ऊपर। ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, इनफैक्ट मैं डेफिनेटली इसको परचेज़ करने वाला हूँ, बट किस लेवल पे परचेज़ करूँगा और ये मेंबर्स लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लूँगा, किस क्वांटिटी में ले रहा हूँ, कितना मैं शेयर्स ले रहा हूँ, क्योंकि आज रिजल्ट्स आए हैं तो इसलिए थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। तो कल के रिएक्शन के बाद मैं डिसाइड करूँगा मैं किस लेवल पे ले रहा हूँ। अराउंड 3900 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 27.6 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5 है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा लोअर साइड पे है 16.4%। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर्स का अच्छा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। पेग रेशियो 0.54 है, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है, यानी कंपनी काफ़ी डिसेंटली वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बिलो 5 है, तो सही है। ऑब्वियसली आजकल जितने भी स्टॉक्स देखते हैं कई का तो 10 से भी ऊपर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। उसके बाद अपने अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, या सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी क्रेन्स में मेनली इनका फोकस है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेन्स होती हैं, चाहे वो टावर क्रेन्स हो, ट्रक क्रेन्स हो, फॉकलिफ्ट क्रेन हो। एंड ये 27 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री प्रेजेंस हो गया है इसका। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है। इंडिया एंड पैन इंडिया एंड ऑब्वियसली ग्लोबल प्रेजेंस अराउंड 25 कंट्रीज़ में। वाइड सेल्स नेटवर्क अक्रॉस 100+ लोकेशंस इन इंडिया। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर भी आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा करने वाले हैं।
एंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। 16,000 प्लस स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर में है, यानी दूसरे बिजनेस को टारगेट करती है। ऑब्वियसली नॉर्मल कंज्यूमर्स तो क्रेन खरीदेंगे नहीं जनरली, तो 16,000 प्लस बिजनेस कस्टमर्स होना ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि कंपनी ज़्यादा इनकी जो सेल्स है वो कंसंट्रेटेड नहीं है फ्यू कस्टमर्स के ऊपर। उसके बाद ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, मिस्टर विजय अग्रवाल ने इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद रेप्यूटेड ब्रांड है डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में, ऑब्वियसली जिससे अपने देख सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरर है with over 63% market share in the mobile screen segment and a majority market share of more than 60% in tower cranes। तो ऑलमोस्ट एक मोनोपली है। उसके बाद और अलग अलग टाइप के क्रेन्स होते हैं जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिट होते हैं। क्रॉलर क्रेन्स, ट्रक माउंटेड क्रेन्स, लॉरी लोडर्स एंड वाइडेस्ट सेल्स नेटवर्क है। जैसा आपने देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेन्स हैं। ऑब्वियसली जो टेक्निकल टर्म्स से शायद अपने को समझ में नहीं आए, बट पिक्चर्स देख के ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल रहा है अपने को। एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में लोडर, रोलर, मोटर ग्रेडर, मटेरियल हैंडलिंग में फॉकलिफ्ट टावर्स जो अपने वेयर हाउसिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद पाइलिंग रिग है जो ऑब्वियसली शायद बिल्डिंग बनाने वगैरह में पाइलिंग रिग काफ़ी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। एंड फ्यूचर में जैसे जैसे जो बड़े फार्मर्स हैं वो रोटोवेटर्स जैसे इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है। उसके बाद जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के लिए, ऑब्वियसली एक तो अर्बन इंफ्रा पे गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है। एंड उसके बाद यूनियन बजट में रेलवेज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस कर रखा है, तो रेलवेज़ से भी अच्छी खासी डिमांड आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग अपने सब जानते ही हैं, PLI स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट अच्छा खासा फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोकस कर रही है रोड्स बनाने के ऊपर। हाउसिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट का अच्छा फोकस है। लॉजिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, स्पेसिफिकली जो कंटेनर्स हैं। इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो जाता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लो, आप उसको डायरेक्टली ट्रक पे लोड कर दो, उसी को फिर ट्रेन पे लोड कर दो, उसी को आप शिप पे लोड कर दो, एंड वापस अनलोडिंग के टाइम भी आप डायरेक्टली शिप से ट्रक पे लोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स ऑब्वियसली। तो जिससे काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम काफ़ी कम लगता है, कॉस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट असर आता है। एंड वेयर हाउसिंग पे है, एयरपोर्ट्स पे है, पोर्ट्स पे है, तो सारे ही सेक्टर्स मुझे लगता है बहुत अच्छा करने वाले हैं। उसके बाद अगर अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो ओवरऑल जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, बट एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रही है। बट पास्ट को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करके फ्यूचर अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर से डिमांड अच्छी खासी रह सकती है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, बट ईयर ऑन ईयर 360 करोड़ से 492 करोड़ हो गई है, तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 23 करोड़ से 34 करोड़ हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45 करोड़ से 34 करोड़ हुए हैं। एंड बट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसलिए इतना ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 41 करोड़ ही था जून के क्वार्टर में, जो अभी 45 करोड़ हो गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज़ देखने को मिला है। बट कुछ अदर इनकम का कंपोनेंट है जो जून के क्वार्टर में 24 करोड़ था एंड सितंबर क्वार्टर में 6 करोड़ है, तो ये मेजर डिफरेंस हो रहा है। तो इसलिए आई फील कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको जज करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेट्स सी मार्केट्स कल रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट आज के बाद रिजल्ट्स आए हैं। एंड उसके बाद अगर डेट लेवल्स देखें तो रिजर्व्स अगर देखें तो 796 करोड़ है, उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स 112 करोड़ है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है। मार्च 2020 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, बट अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव साइड में है, ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे क्रेडिट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, बट कंपनी में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है।
एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी देखें अगर थोड़ी सी दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो डिक्लाइन देखने को मिला है, बट अगर लास्ट 4-5 क्वार्टर से देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग सेम रही है। एंड उसके बाद FIIs ने भी ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है FIIs का वो भी इंक्रीजिंग रहा है, एंड लास्ट क्वार्टर में भी 4.65% से 4.86% कर दिया है। DIIs ने भी 4.15% से 4.56% कर दिया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड उसके बाद रिसेंट में अगर देखें तो कंपनी ने डबल बॉटम पैटर्न बना के, एंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था ऑलमोस्ट 315 से 320 के आसपास, उसको इसने अच्छा खासा ब्रेक किया था, एंड उसको ब्रेक करके ऑलमोस्ट 335 लेवल पे पहुंच गया था या 340 लेवल पे पहुंच गया था। तो ब्रेकआउट अपने को मिल चुका था, बट क्योंकि आज रिजल्ट्स आए हैं तो इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। एंड कल अगर जस्ट इन केस स्टेबल हो जाते हैं, 315 से नीचे नहीं जाता है, जस्ट इन केस स्टॉक अगर गिरता है एंड 315 के ऊपर सस्टेन कर पाता है स्टॉक, तो मैं कल ही ले लूँगा। बट अगर 315, क्योंकि जो इसका 315 लास्ट टाइम हाई बनाया था, जो पहले रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर 315 के लेवल से नीचे जाता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगा। अदरवाइज़ अगर 315 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं डेफिनेटली स्टॉक को परचेज़ करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। एंड जस्ट इन केस कुछ भी प्लान चेंज होता है तो मेंबर्स के साथ तो डेली डिस्कशन होता ही है, तो मेंबर्स को पता चल जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑब्वियसली मैं सब लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।